हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एज वी ऑल नो कि हमने बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी। आज ये बायोलॉजी की सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लेट्स सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, उसे यूटिलाइज करती है किस फॉर्म में। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग मानव शरीर द्वारा किस रूप में किया जाता है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, फाइबर की फॉर्म में, या फिर अमीनो एसिड की फॉर्म में। तो एज वी ऑल नो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है आर यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो किस फॉर्म में किया जाता है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में किया जाता है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो एज वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरी यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो अब्सॉर्ब होती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम और यूज बाय सेल्स फॉर एनर्जी। ओके, तो ह्यूमन बॉडी क्या करती है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है। तो ह्यूमन बॉडी ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में? ग्लूकोज में, और जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो हमें बेसिकली एनर्जी सप्लाई करता है। तो ग्लूकोज एक क्रूशियल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, मसल्स एंड अदर टिश्यू। तो ग्लूकोज भी अपने आप में बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में, मसल्स में और अदर टिश्यू के लिए क्या है? जरूरी है। आफ्टर दैट कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो मैक्रो वही माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट है आर वन ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट, किसके साथ? प्रोटीन एंड फैट्स के साथ, जो हमारे ह्यूमन डाइट के लिए जरूरी है, असेंशियल है। तो ये कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, एज वी ऑल नो, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो माउथ से स्टार्ट होता है। किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमाइलेज, और वो कंटिन्यू जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर वो ब्रोक डाउन होता है इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। एक्सेस ग्लूकोज, कि एक्सेस ग्लूकोज, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ स्टोर होता है? लीवर में और मसल्स में। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोगन की फॉर्म में, की फॉर लेटर यूज। आफ्टर दैट मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज बाय द ह्यूमन बॉडी किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फिलेरिया इज अ डिसीजेस। फिलेरिया एक बीमारी है जो किससे कोज्ड होती है? ऑप्शन है वर्म से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, या फिर बैक्टीरिया से। तो जो फिलेरिया है, बेसिकली जो फिलेरिया है वो एक ऐसी डिसीज है जो किससे कोज्ड होती है? जो वर्म से कोज्ड होती है, ना तो बैक्टीरिया से, ना ही वायरस से, और ना ही प्रोटोजोआ से। सो इस केस में जो वर्म्स होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये क्या होगा? सही आंसर होगा। और वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये तीन हो गए गलत। तो फिलेरिया इज अ डिसीज जो किससे कोज्ड हो रही है? जो वर्म से कोज्ड हो रही है। तो फिलेरिया इज कोज्ड बाय पैरासिटिक वर्म, स्पेशली किससे होती है? नेमाटोड से होती है। तो वर्म्स जो है ट्रांसमिट होते हैं टू ह्यूमन किसके थ्रू? बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो के थ्रू। तो कॉमन टाइप्स ऑफ फिलेरियल वर्म, ये हमने पहले भी डिस्कशन करा था, वुकेरिया, वेनक्रॉफ्टी एंड ब्रूजिया मेलाई एंड ब्रूजिया टिबोरी, हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो जो सिम्टम्स होते हैं फिलेरियसिस के, तो उसमें क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है, फीवर होता है, और सिवियर केसेस एलिफेंटेसिस। ठीक है जी। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज पोटैटो ऑब्टेन्ड? कि आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? रूट से होता है, स्टेम से होता है, फ्लावर से होता है, या फिर फ्रूट से होता है? तो वो किससे होता है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज पोटैटो ऑब्टेन्ड? तो स्टेम से। किससे होता है? वो होता है कि स्टेम इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट इज पोटैटो ऑब्टेन्ड। ठीक है, वो कहां से होता है? वो होता है स्टेम से। ओके, किससे होता है? वो होता है स्टेम से। तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो, अंडरग्राउंड
stem of the potato is edible part कि underground stem of the potato is edible part of the plant. Okay, is edible part of the plant. ठीक है जी, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो इज एडाइबल पार्ट ऑफ द प्लांट, और स्टेम ऑफ पोटैटो एज वी ऑल नो क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूबर. की स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है, कि जो स्टेम है, ठीक है, कि स्टेम ऑफ पोटैटो, ठीक है जी, सॉरी, स्टेम ऑफ पोटैटो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड ट्यूबर. क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्यूबर. तो इस केस में फर्स्ट ऑप्शन है रूट गलत, जो सेकंड ऑप्शन होगा स्टेम, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर. जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनेरा, कि मोनेरा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा फीचर ऐसा है जो सही नहीं है. पहला है दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल. ये आप सबको पता होगा कि जो प्रोकैरियोटिक जो मोनेरा है, मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और एज वी ऑल नो कि इनके पास वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, इवन न्यूक्लियस भी नहीं होता है. तो दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल, ये तो बात सही है, बट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा फीचर ऐसा है जो सही नहीं है. तो ये सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो यही फीचर क्या है, गलत है. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन 2 है वो क्या है, गलत है. जो सेकंड फीचर है वही गलत है, तो ओनली सेकंड क्या होगा, सही आंसर. तो आपको बताया है कि जो मोनेरा है, मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसे पहले प्रपोज किया था किसने, वाज फर्स्ट प्रपोज एज अ फाइलम. किसने किया था, वो किया था अर्नेस्ट हैकेल ने किया था इन 1866 में. इन ऑर्गेनिज्म के पास वेल डिफाइंड, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, स्नो डीप ओशियंस और पैरासाइट्स इन अदर ऑर्गेनिज्म. ये सारे ऑटोट्रॉपिक भी नहीं होते हैं. तो किंगडम मोनेरा को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आर्केबैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया. तो ये जो प्रोकैरियोट है, इनके पास वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं. सेल ऑर्गेनल आप सब समझ रहे होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो ये सब मोनेरा के पास नहीं होता है. ठीक है जी, तो दीज आर प्रोकैरियोट्स which do not have a well developed cell organelle such as the nucleus, mitochondria और chloroplast भी मोनेरा के पास नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है. तो आप सबको पता है कि लाइकन एक ऐसा है जो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है. ऑप्शन देख लेते हैं. पहला है स्यूडोमोनास, तो स्यूडोमोनास गलत है. एल्गी भी नहीं है. तो जो लाइकन है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जो लाइकन है डू नॉट ग्रो इन polluted areas. ओके, आप लिख भी सकते हैं कि lichen do not grow in polluted area. Lichen do not grow in polluted area. ओके, lichen do not grow in polluted area. देखते हैं. तो लाइकेन कैसा होता है, आर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टू एयर पॉल्यूशन. तो पर्टिकुलरली किसके तरफ, टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट. तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, विच मेक देम वेरी वल्नरेबल इन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट. एज अ रिजल्ट दे आर ऑफन यूज्ड एज अ, इसे हम एज अ बायो इंडिकेटर भी यूज करते हैं. दे आर ऑफन यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी और डू नॉट ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरिया. और ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है. बाकी ऑप्शन भी थे जैसे स्यूडोमोनास. तो ये जो बैक्टीरिया हैं are known for thriving in various environment included polluted area और involve होता है in breakdown of pollutant. उसके बाद
एल्गी। तो सम एल्गी जो ग्रो करते हैं इन वाटर, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ग्रो करते हैं, पर्टिकुलरली इन एरियाज जहां पर न्यूट्रिएंट रिच है, जैसे नाइट्रेट, फोस्फेट फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स, तो विच कैन लीड टू एल्गिन बूम। जिम्नोस्पर्म, दीज प्लांट सच एज पाइन, कॉनिफर्स, ये लेस सेंसिटिव होते हैं टू एयर पॉल्यूशन कंपेयर टू लाइकन, थ्रू सम may still be affected। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइबोसोम्स आर साइट 4। एज वी ऑल नो कि जो राइबोसोम है इसका फंक्शन क्या होता है, ये करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, कि राइबोसोम्स, तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसी वजह से इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। और बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है राइबोसोम को। किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला ही ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तो जो पहला ही ऑप्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी क्या ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस गलत, फैट सिंथेसिस गलत, रेस्पिरेशन भी गलत। तो जो पहला ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, यही क्या है, सही आंसर। ठीक है, तो राइबोसोम एज वी ऑल नो क्या है, मेम्ब्रेन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले ऑब्जर्व किया था अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट इन द ईयर 1953। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइबोसोम आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दो तरीके के राइबोसोम होते हैं, एक होता है यूकेरियोटिक राइबोसोम और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम्स होता है। तो ये जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है, ये कहाँ होता है, अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में अकर इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज आर एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इनकी सब यूनिट होती है कि 80S राइबोसोम किस किस से मिलके बना है, 60S और 40S, इनकी क्या है, सब यूनिट है कि 80S राइबोसोम जो है वो 60S और 40S से मिलके बना है। 70 जो है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये 50S और 30S सब, मतलब इन सब यूनिट से मिलके बना है। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। एज वी ऑल नो कि 70S, तो इसमें क्या होता है, 70S में जो 60% RRNA प्लस 40% प्रोटीन, 80S में 40% RRNA प्लस 60% प्रोटीन। ये कॉम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज या फिर आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। तो पहला है कि प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड, कि जो प्लांट है वो क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड, स्टोर एज कार्बोहाइड्रेट। बात तो सही है। प्लांट हैव क्लोरोफिल, यस, प्लांट के पास क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, क्या प्लांट सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। तो आप लिख सकते हैं कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल्स, की प्लांट सेल के पास क्या होती है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। ठीक है जी, प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में था कि कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था विच इज आर करेक्ट, तो 1 सही है, 1 and 2 सही है, 1 and 3 सही है, तो थर्ड तो सही नहीं है, सारे भी सही नहीं है। तो 1 and 2 जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फोटोसिंथेसिस, एज वी ऑल नो कि लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये आप सबको पता है। ये क्या हेल्प करता है, क्या फंक्शन होता है, तो इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी, कहां से, ऑफ द सनलाइट। और ये जो एनर्जी है इज यूज टू सिंथेसाइज, मतलब बेसिकली ये किस में यूज होती है, फूड को प्रिपेयर करने में, किससे, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। तो जो फूड का सिंथेसिस होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इन दी प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो कुछ प्लांट और ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है जो उन्हें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है और मेक दैम रिजिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच जूस, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जूस ऐसा है जो सिक्रीट होता है बाय द ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट में। तो वो है बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। कि बाइल जूस एंड pancreatic juice play an important role in digestion of fats, की play an important role in digestion of fat। Let's see option। पहला है पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, गलत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, गलत। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी। तो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस ये सिक्रीट होते हैं बाय द ऑर्गन और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, डाइजेशन ऑफ फैट में। बात कर लेते हैं बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, सबको पता है बाय द लीवर। ये कोई भी तरीके का एंजाइम्स कंटेन नहीं करता है, डज नॉट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ एंजाइम। और जो बाइल जूस है वो किस में हेल्प करता है, मेक द फूड एल्केलाइन एंड ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स, की फूड को एल्केलाइन बनाने में और फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में जो बाइल जूस है वो हेल्प करता है। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस, ये भी पूछ लिया जाता है बहुत बार, सिक्रीट कहाँ से होता है, तो ये होता है पैनक्रियास से। और ये कितने एंजाइम्स कंटेन करता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इट कंटेन एंजाइम जैसे अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज एंड लाइपेज। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज और लाइपेज। तो यानी कि ये कितने एंजाइम्स कंटेन करता है, ये 6 एंजाइम्स कंटेन करता है, 1 2 3 4 5 6। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कितने एंजाइम्स कंटेन करता है, तो वो 6 एंजाइम्स कंटेन करता है। सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन सेक्रेटिन एंड कोलियोसाइटोकाइनेटिन। लाइपेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है फैट का। टाइलिन इज द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द सलाइवा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो नेचुरली ह्यूमन स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जो किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनेरा। क्वेश्चन रिपीट है, हमने ही सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक डिसीजेस, कि इनमें से कौन सी पैरासिटिक डिसीज है। तो कैंसर सबको पता है, नहीं है। मलेरिया, यस, ये कैसा है, एक पैरासिटिक डिसीज है, ठीक है। मलेरिया कैसी है, एक पैरासिटिक डिसीज है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। एल्जीमर डिसीजेस, तो ये तो तीनों ऑप्शन नहीं है, जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। तो ये कुछ पैरासिटिक डिसीज है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है मलेरिया, जो किससे कोज्ड होता है, कोज्ड बाय द प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एमोबिएसिस, जो किससे कोज्ड होता है, प्रोटोजोआ। एंटामीबा हिस्टोलिटिकम। उसके बाद लिजमेनियसिस, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी किससे कोज्ड होता है, ये भी एक पैरासिटिक डिसीज है जो प्रोटोजोआ लिजमेनिया से कोज्ड होता है। स्लीपिंग सिकनेस, तो ये किससे होता है, ट्रिपेनोजोमा से होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन C6H12SO6 और 2CH3CH2OH प्लस 2CO2 और ये फॉर्म करेगा प्लस 2ATP, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। तो इसमें क्या कैटलिस्ट यूज होगा, तो इसमें होगा ईस्ट, ठीक है। तो पहला है लो प्रेशर, गलत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गलत। ईस्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है और हम इस क्वेश्चन को पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलेग्रा डिसीज इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कि जो पेलेग्रा डिसीज है वो किसकी कमी से होती है। तो जो पेलेग्रा डिसीज है वो विटामिन B3 की कमी से होती है। किसकी कमी से, विटामिन B3। अब यहाँ पे विटामिन B3 तो नहीं लिखा, तो उसका आपको नाम भी पता होना चाहिए, तो वो है निएसिन, ठीक है। तो जो पेलेग्रा डिसीज है इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3, दैट इज निएसिन। तो राइबोफ्लेविन, गलत।
9 is in सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो सबको पता है कि हम पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वो क्या करता है पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी का फॉर्मेशन। तो यानी कि किसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, बहुत माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है मैनेजर ऑफ द सेल, मैनेजर ऑफ द सेल या फिर और ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी को क्या करता है कंट्रोल करता है। और डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। राइबोसोम जिसे हम क्या कहते हैं, जो क्या करता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। बट पावर हाउस ऑफ सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम स्किन। कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो स्किन से ब्रीथ करते हैं। तो वो स्नेक है, अर्थवॉर्म है, मंकी है या फिर ह्यूमन है। तो जो अर्थवॉर्म एंड एम्फीबियंस बात करूं अगर मैं, अर्थवॉर्म एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, तो वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ फ्रॉम स्किन, ब्रीथ फ्रॉम स्किन। तो लेट्स सी, तो पहला है स्नेक गलत, अर्थवॉर्म, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। कि इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनिमल ऐसा है जिसके पास गिल्स नहीं है। ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लॉनफिश, व्हेल। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एक्वेटिक एनिमल ऐसा है जिसके पास गिल्स नहीं है। तो ऐसा कौन कौन होता है, वो होता है डॉल्फिन, डॉल्फिन एंड whales does not have gills। ठीक है, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, does not have gills। तो पहला है ऑक्टोपस गलत, स्क्विड गलत, क्लॉनफिश गलत, व्हेल क्या होगा सही आंसर। ठीक है, लेट्स सी, गिल्स एज वी ऑल नो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो कहाँ पाया जाता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। गिल्स कैन एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर और एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो गिल्स पाए कहाँ जाते हैं, ऑक्टोपस में, स्क्विड में, क्लॉनफिश में, टैडपोल और प्रॉन में। और क्वेश्चन में पूछा था कि किस में गिल्स नहीं होते हैं, तो डॉल्फिन और व्हेल्स। तो लंग्स आर द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ व्हेल्स। ठीक है, तो ये कुछ एनिमल्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये है इंपॉर्टेंट चार्ट। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। व्हेल का क्या है, लंग्स है। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो बुक लंग्स, वैसे ये नहीं पूछा जाता। कॉकरोच का पूछा जाता है दैट इज ट्रेकिया। ठीक है, टेडपोल, फिश, प्रॉन, ये आपको पता चल गया गिल्स। फ्रॉग का भी पूछा जाता है स्किन, लंग्स, बक्कल कैविटी। एम्फीबियंस, मैमल, बर्ड्स किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस, अगर आप क्वेश्चंस वीडियो देखते टाइम अगर आप ये रीड आउट भी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और इवन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। तो ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इसलिए वीडियो में डाली जाती है। ठीक है, तो आप ये एक बार इसे गो थ्रू जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो सिमिलरिटी दिखाता है टू अ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के साथ वो कैसा है, आइडेंटिकल है, यानी कि सिमिलर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही शो क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं टू अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा सही आंसर। लेट्स सी, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इनका साइज क्या होता है, सेम होता है इस प्रोकैरियोटिक सेल।
माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल, इनके पास खुद का क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। द राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सबके पास क्या होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, और ये किसके थ्रू डिवाइड होते हैं, बाय बाइनरी फिजन। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट। तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए तीनों में होता है, राइबोसोम तीनों में 70S। रेप्लिकेशन ये भी बाइनरी फिजन के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी। साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर सबका सेम है। अपीयरेंस ऑन अर्थ तीनों का है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, कि ब्लड क्लोटिंग में इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो हेल्प करता है। तो विटामिन के जो है वो किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन ए गलत, डी गलत, जो के है थर्ड ऑप्शन क्या होगा सही आंसर। लेट्स सी, देखो ये कुछ ट्रिक्स है विटामिन की, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी यानी कि रक्त एक ट्रॉफी, तो आर से ठीक है रेटिनॉल, विटामिन ए, थे से थायमिन, विटामिन बी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी ये सबको याद होता है, विटामिन डी भी सबको याद होता है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेल वॉल ऑफ अ प्लांट मेड अप ऑफ, की जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, वो सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या फिर लिपोप्रोटीन से। तो जो सेल वॉल होती है प्लांट की वो किससे मिलके बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एक्सेट्रा। तो प्राइमरली वो किससे मिलके बनी हुई होती है, तो प्राइमरली वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। तो जो पहला ऑप्शन होगा सेलुलोज, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन्फ्लुएंजा डिसीज इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो इन्फ्लुएंजा डिसीज है वो किससे कोज्ड होती है, वो बैक्टीरिया से होती है, वो वायरस से होती है, वो फंजाई से होती है या फिर वो प्रोटोजोआ से होती है। तो जो इन्फ्लुएंजा डिसीज है वो किससे कोज्ड होती है, वो वायरस से कोज्ड होती है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो एक बार देख लेंगे इसे जरूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ट्यूबरक्लोसिस तो वो किससे कोज्ड होता है, बैक्टीरिया से। इन्फ्लुएंजा किसके थ्रू कोज्ड होता है, वायरस के थ्रू। फंगल इन्फेक्शन फंजाई से होता है, और मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर आर द रिफ्लेक्स आर फॉर्म इन आवर बॉडी, ठीक है, कि हमारे शरीर में रिफ्लेक्स आर फॉर्म कहाँ फॉर्म होता है, तो वो होता है स्पाइनल कोड। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है या फिर लाइजोसोम है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं यूकैरियोटिक सेल से। ठीक है, इनके अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियर, तो दे मे आल्सो हैव अ स्मॉलर सर्कुलर डीएनए पीसेस, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इन सबके पास सेल वॉल होती है और मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये राइबोसोम्स कंटेन करते हैं जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये हमने देख लिया था। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट अलाउ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने कितने पेयर लिए थे, किसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, तो उसने लिए थे, मेंडल ने लिए थे 7। तो 6 गलत, 8 गलत, 7 थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, तो वो है सेंट्रोसोम्स,
वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, प्लास्टिड। तो आप सबको पता है कि जो प्लास्टिड है वो कहाँ पाया जाता है, वो प्लांट सेल में पाया जाता है। तो सेंट्रोजोम गलत, वैक्यूल्स गलत, ग्रेन्यूल्स गलत, जो प्लास्टिड है दैट इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे एक बार, सेल वॉल, ठीक है, द फॉलोइंग ऑर्गेनल जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते। तो सेल वॉल जो एक रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, एज वी ऑल नो दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लास्टिड यानी कि जो डिफरेंट पिगमेंट कंटेन करती है इंक्लूडिंग क्लोरोफिल। सेंट्रल वैक्यूल्स कन्वर्ट्स अ मेजर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ as the cell ages. Next question. Question number 4th and last question है, who is known as the father of genetics? तो father of genetics जॉर्ज जॉन मेंडल, इसाक न्यूटन, एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक। तो जॉर्ज जॉन मेंडल is known as the father of जेनेटिक्स। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 24 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।